नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपीजीडीसी के दृष्टिकोण से एक पुस्तक पर आप सभी से चर्चा करेंगे, जिसको लेकर आप सभी ने कई बार कमेंट किया है कि लोक साहित्य का जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है, उसके लिए हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, हम पुस्तक पर चर्चा करें इसके पहले आपके दिमाग में यूपीजीडीसी का सिलेबस जरूर आना चाहिए। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, इसको लेकर हमने भी अपने चैनल पर आप सभी से चर्चा की है और बताया भी है कि चाहे वो प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें या मेंस की दृष्टि से देखें, सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है। अगर हम प्री की बात करें तो टोटल 90 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हिंदी के। उसमें लोक साहित्य के कितने सवाल हो सकते हैं, ये पेपर बनाने वाले के ऊपर निर्भर होगा। बहुत छोटा सा सिलेबस लोक साहित्य का दिया गया है, लेकिन जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे तो वहां पर एक दो सवाल लोक साहित्य से देखने को मिल सकते हैं। आमतौर पर देखने में यही आता है कि जब हम सभी एमए इत्यादि करते हैं, पीजी करते हैं, तो लोक साहित्य एक स्पेशल पेपर के रूप में पढ़ना पड़ता है। कई विश्वविद्यालयों में इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन जब चुनने की बारी आती है तो बहुत सारे विद्यार्थी लोक साहित्य न चुनते हुए कुछ सरल टाइप के विषय को चुन लेते हैं। कोई प्रेमचंद स्पेशल, कोई कबीर स्पेशल, कोई निराला स्पेशल, कोई दलित साहित्य स्पेशल। तो लोक साहित्य जहाँ तक मुझे ध्यान है कि जेएनयू और डीयू के सिलेबस में स्पेशल पेपर के तौर पर पढ़ाया जाता है। वहाँ के कुछ विद्यार्थी पढ़े होंगे, लेकिन एग्जाम में तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नज़र सिलेबस के ऊपर डाल लेते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या-क्या पढ़ना है। फिर हम किताब के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो हिंदी का लोक साहित्य, जिसके अंतर्गत लोक साहित्य का सामान्य परिचय, परिभाषा, क्षेत्र, महत्व एवं वर्गीकरण पढ़ना है। लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण, लोक साहित्य की विविध विधाएं, जैसे हिंदी साहित्य की विविध अन्य गद्य विधाओं को आपने पढ़ा होगा, वैसे ही लोक साहित्य की विविध विधाएं हैं, जिसमें लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक संगीत इत्यादि को पढ़ना है। लोक का प्रकरण साहित्य, जिसके अंतर्गत लोकोक्तियां, मुहावरे, पहेलियां, लोक साहित्य, लोक साहित्य संरक्षण के प्रयास क्या किए गए हैं और उसको लेकर आप सभी को पढ़ना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ज्यादा बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामान्य अध्ययन अगर लोक साहित्य का आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप प्री में और मेंस में दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अगर हम विविध विधाओं की बात करें तो अक्सर आपने यूपी लोक सेवा आयोग प्री एग्जाम दिया होगा, या फिर जो हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया करते हैं, उसमें भी लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक संगीत इत्यादि से कुछ सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो उन प्रश्नों को भी आप देख लीजिए। खासतौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यही छोटा सा सिलेबस है, लेकिन कई बार छोटी चीजें भी परेशान करने लगती हैं। तो तमाम विद्यार्थी इसके किताब को लेकर कमेंट कर रहे थे। अब हम ऐसी किताब के बारे में आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी तुलना हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से कर सकते हैं। जिस तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का स्थान है, उसी तरीके से लोक साहित्य की पुस्तकों में या ग्रंथों में कृष्ण देव उपाध्याय की जो पुस्तक है उसका योगदान है। पुस्तक का नाम है लोक साहित्य की भूमिका। हम आपको एकदम से मूल किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, और न कि कोई सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि हमारा जहां तक अनुमान है कि जो प्रश्न बनेंगे इसी किताब से बनेंगे, लोक साहित्य की भूमिका से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के तरह ही लोक साहित्य के संदर्भ में ये पुस्तक है लोक साहित्य की भूमिका, कृष्णदेव उपाध्याय। इसको आप खरीद सकते हैं। मेंस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्री में हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन आ जाएं, वो भी काफी मायने रखेंगे, लेकिन मेंस में 2-3 क्वेश्चन भी लिखने के लिए आ सकते हैं। बाकी सिलेक्शन के बाद आपको लोक साहित्य पढ़ाने को मिलेगा, तो भी इस किताब को खरीदना पड़ेगा। इसकी विशेष सूची को एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके इसकी विषय सूची क्या है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि
कई अध्यायों में ये किताब बटी हुई है। अध्याय 1 में है लोक साहित्य का संकलन, सामान्य तौर पर चीजें बतलाई गई हैं। अध्याय 2 काफी महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस के अनुसार अध्याय 2 महत्वपूर्ण है, लोक साहित्य का सामान्य परिचय, जिसमें लोक शब्द की प्राचीनता क्या रही है, लोक शब्द की परिभाषा क्या रही है, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, ठीक है, फोकलोर शब्द की उत्पत्ति। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि फोकलोर का पर्यायवाची शब्द लोक संस्कृति है, क्या है, इसको लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है। लोक संस्कृति और लोक साहित्य में क्या अंतर है, प्रवृत्ति मूलक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोक साहित्य का क्षेत्र विस्तार, लोक साहित्य का सामान्य परिचय, लोक की परिभाषा। तो दूसरा अध्याय काफी महत्वपूर्ण है, कई बार देखने में आता है जब आपका मन पुस्तक पढ़ने में लगता है तो आप 1 से 2 दिन में पूरी पुस्तक आप खत्म कर देते हैं, चाहे वो कितनी भी मोटी किताब हो या फिर पृष्ठों की हो। तो अध्याय 2 आप जरूर ध्यान में रख के पढ़िए। अध्याय 3 भारत में लोक साहित्य की प्राचीन परंपरा क्या रही, उसका अध्ययन। अध्याय 4 में लोक साहित्य संबंधी संकलन तथा अनुसंधान कार्य। इसमें खासतौर से आप उत्तर प्रदेश के इलाकों को जरूर आप पढ़िए, ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, ठीक है, कौरवी, भोजपुरी, इन सभी को ज्यादा आप ध्यान में रखेंगे तो बेहतर होगा। लोक साहित्य की भूमिका वाले चैप्टर को जरूर आप देख लें, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो कुल 17 खंडों में है, उसमें 16वां जो खंड है वो लोक साहित्य पर आधारित है। अभी इस किताब के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि इसके लेखक कौन है। राहुल साकृत्यायन ने इसको संपादित एक तरीके से किया हुआ है, तो उस किताब को आपको खरीदना नहीं है, बस एक बार चैप्टर को देख लेना कि क्या क्या है, ठीक है। तो हो सकता है सवाल भी पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के किस खंड में लोक साहित्य की बात की गई। हिंदी का लोक साहित्य वो भाग 16 है, ठीक है। इसी किताब के बहाने कुछ कुछ मैं आप सभी के आधार को भी तैयार कर रहा हूं ताकि आपका मन इस किताब को पढ़ने में लग जाए, ठीक। अगला अध्याय है लोक साहित्य का वर्गीकरण, इसमें लोकगीतों के वर्गीकरण की पद्धति क्या क्या रही है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर कृष्णदेव उपाध्याय का वर्गीकरण क्या रहा है, स्पेशली इसको आपको ध्यान रखना है। आज इसमें लोक गाथा को ध्यान में रखना है, लोकगीत और लोक गाथा में अंतर क्या है, लोक कथा क्या है, लोक नाट्य क्या है, लोक सुभाषित क्या है, जो मुहावरे लोकोक्तियां रही, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अध्याय 6 लोक गीतों का विवेचन दिया गया है, जैसे कि संस्कार संबंधी गीत, इसके अलावा ऋतु संबंधी गीत, ठीक है, व्रत संबंधी गीत, जाति संबंधी गीत, ठीक है। तमाम जातियों से रिलेटेड यहाँ पर गीतों का नाम दिया गया, श्रम गीत, ठीक है, सोहानी के गीत इसमें दिया गया, श्रम गीत में ही देवी देवताओं के गीत, विभिन्न गीत, ठीक है। लोक गाथाओं की मीमांसा अध्याय 7 में है, लोक गाथा का नामकरण जैसे बैलेट से रिलेटेड यहाँ पर, ठीक है। ये भी चैप्टर महत्वपूर्ण है। एक बैठक में अगर इस किताब को क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है एक किनारे रखकर अगर पूरा आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर लोक साहित्य में आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी और आपके मन में किसी भी तरीके का द्वंद्व नहीं रहेगा कि भाई कोई चीज मेरी छूट तो नहीं रही है, या फिर कोई ऐसी किताब है जादुई किताब जिसको हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। यही जादुई किताब है जिसको कि आप एकाग्रचित होकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। लोक गाथाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों का भी इसमें अध्ययन करना है। कम से कम सामान्य तौर पर इंडेक्स को ही अच्छे से आप देख लें तो भी काफी आपका तैयार हो सकता है। अध्याय 9 में लोक गाथाओं के प्रकार के बारे में चर्चा की गई है, ठीक, कई इसमें प्रकार बताए गए हैं। लोक कथाओं का विश्लेषण किया गया, इसमें लोक कथाओं की प्राचीन परंपरा अध्याय 10 के अंतर्गत जितनी भी लोक कथाएं, बृहत कथा है, पंचतंत्र की बात की गई, हितोपदेश की बात की गई है, ठीक है। अब बहुत सारे इसमें ग्रंथों का नाम आप देख रहे होंगे जो आमतौर पर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में एज ए राइटर के रूप में पूछे जाते कि किसकी पुस्तक है, क्या इसकी विषय वस्तु क्या रही, ठीक है। तो लोक कथाओं का विश्लेषण लंबा चैप्टर है, करीब 5 खंडों में खुद यही चैप्टर बटा हुआ है, क ख ग और घ में, ठीक। इसके बाद है लोक नाट्य का विवेचन, लोक नाट्य की चर्चा इसमें की गई है। आज इसमें इसके भेदों के बारे में बात किया गया, भाषा, संवाद, कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, रूप योजना, रंगमंच, ठीक है।
ये महत्वपूर्ण है। 6 तत्व, जैसे हम कहानी और नाटक के 6 तत्वों की चर्चा करते हैं, वैसे लोकनाट्य में भी है लोक सुभाषित, जिसमें आपको लोकोक्तियों के संग्रह जो हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या रही हैं, वर्गीकरण क्या रहा है, उसको लेकर इसमें चर्चा की गई। इसके बाद मुहावरों को लेकर बात की गई है, पहेलियां, पालने के गीत, बाल गीत, खेल के गीत, ठीक है। अध्याय 13 में लोक संगीत की बात की गई। इसके अंतर्गत तमाम वाद्य यंत्रों की भी चर्चा की गई है, ठीक है। गीत झूमर, गीत चैता, गीत विदेशिया, इनकी भी चर्चा की गई है। लोक साहित्य में काव्यत्व को लेकर विचार विमर्श किया गया है, जैसे अलंकार योजना, रस परिपाक, ठीक है, छंद विधान और भाव व्यंजना तथा छंद विधान का क्या सामंजस्य रहा है। तो अच्छी पुस्तक है। आप देख रहे हैं कि लगभग पृष्ठों की अभी हम चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा भी अध्याय इसमें है, लोक साहित्य और लोक संस्कृति का चित्रण, लोक साहित्य की धार्मिक पृष्ठभूमि क्या रही है, राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य की महत्ता क्या रही, ठीक है। इसके बाद उपसंहार है। कुल 18 इसमें चैप्टर दिए गए, अध्याय दिए गए, और लगभग ये 304 पृष्ठों की किताब है। तो हमने बताया कि किस किस पर ज्यादा फोकस करना है। आप पूरी किताब को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम जो सिलेबस में दिया गया है उसको आराम से आप एक नजर डाल सकते हैं। एक नजर डालने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और परीक्षा के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे याद आ रहा है कि एक दिन एक विद्यार्थी ने फोन कॉल किया और उन्होंने बोला कि सर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और तो हमने कहा कि सामान्य तौर पर विद्यार्थियों को घबराहट होती है, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं। अब वो पढ़ाने वाले अगर शिक्षक भी एग्जाम में बैठेंगे तो थोड़ी बहुत घबराहट होती है। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं यूपीजीडीसी परीक्षा की तैयारी किया करता था, और 2015 या 16 की बात है, एक बार हमारा सेंटर इलाहाबाद में था, और मुझे किसी ने भाषा विज्ञान की एक पुस्तक बताया, जो कि मीरा दीक्षित द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। और किसी ने बताया कि इलाहाबाद के जितने भी प्रोफेसर होते हैं, इसी किताब से भाषा विज्ञान के प्रश्नों को तैयार करते हैं। तो मुझे इसकी जानकारी पहले नहीं थी, और एग्जाम के एक दिन पहले इसकी जानकारी हुई। तो मैं जहाँ रुका हुआ था, गोविंदपुर में मैं रुका हुआ था, और फिर मैं कटरा की तरफ चला गया। और ये जून का महीना रहा होगा, तपती गर्मी में और धूप में मैं चला गया, क्योंकि प्रयागराज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो कटरा की तरफ गया और इस किताब को खरीद कर लाया। समझिए कि कल एग्जाम है, और मैं एग्जाम के एक दिन पहले इस किताब को पूरा पढ़ गया, ताकि ये ना रहे कि हमने इस किताब के बारे में नहीं पढ़ाई की। फिर भी एग्जाम अच्छा गया, लेकिन फाइनली इसमें चयन नहीं हो पाया। उस जमाने में नंबर इत्यादि नहीं जोड़े जाते थे। 150 में 132 नंबर मेरा आया हुआ था, लेकिन इंटरव्यू इत्यादि में आप जानते हैं, और कई बार मैंने देखा कि लक फैक्टर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। फिर भी अपना प्रयास क्या है कि मेहनत करना। इसमें अगर आप नहीं सफल होंगे, किसी अन्य इसी एग्जाम की तरह अन्य एग्जाम में आप सफल हो जाएंगे, वो नहीं है। तो चूंकि आप सभी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, हम भी परीक्षाओं से गुजर चुके हैं, और उन्हीं अनुभवों के माध्यम से आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं। और दोनों तरीके का अनुभव रहा, सकारात्मक और नकारात्मक, तो हमेशा चाहते हैं कि उसको शेयर करते रहें। तो हमने एक घटना को बतलाया। तो इसलिए आपको किसी भी किताब के पेज को लेकर, उसकी मोटाई चौड़ाई को लेकर कभी घबराने की जरूरत नहीं। आप बस कोशिश कीजिए कि हाँ, इस किताब को खरीद कर मैं पढ़ सकता हूँ, 2 दिन 3 दिन में पढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर इसको बोझ की तरह आप लेंगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब मैं आपसे विषय चर्चा कर रहा हूँ, तो ये 15 अप्रैल 2026 का दिन है, यानी डेट है, और आपका एग्जाम 31 मई को होने वाला है, यानी लगभग 1.5 महीने पहले इस किताब के बारे में हमने चर्चा की है। तो काफी होता है किताबों को पढ़ने के लिए, आप आराम से इस किताब को पढ़ सकते हैं। आप सभी के और मनोबल को बढ़ाने के लिए हमने जिस किताब की चर्चा की थी यहाँ पर, कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16वां जो भाग है, और वो हिंदी का लोक साहित्य पर आधारित है। आज इसके संपादक हैं राहुल साकृत्यायन, और उसमें भी जुड़े हुए हैं कौन, कृष्णदेव उपाध्याय। तो जब भी लोक साहित्य की बात की जाएगी, कृष्णदेव उपाध्याय का नाम सबसे पहले आएगा। और तो क्यों नहीं आप उन्हीं की किताब को खरीद कर पढ़ें, इधर उधर ज्यादा न भटके। हाँ, एक चीज मैं जरूर आप सभी से कहूंगा कि इस आपके सिलेबस के अनुसार
हमारे दिमाग में 2-3 चीजें हैं। आज जैसे लोक साहित्य को लेकर तो मैं चर्चा करूंगा, अनुवाद को लेकर करूंगा, कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों से रिलेटेड आपके में पोर्शन लगे हुए हैं, उनके बारे में बात करूंगा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर। तो आप लोग जुड़े रहिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए। अ, भले हम कोई कोर्स लॉन्च न करें या फिर इस तरीके से बहुत मैराथन क्लासेस न लेकर आएं, लेकिन कुछ-कुछ ऐसे की पॉइंट्स को लेकर आएंगे कि जो आपके एग्जाम में आने वाले हों, आपके लिए सार्थक हों, उपयोगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस किताब को आप लोग खरीद लीजिए जिनके पास हो। तो जहां-जहां हमने टिक लगाया हुआ है उसको आराम से आप पढ़ जाइए और फिर जब हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई का मूल्यांकन हो पाएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।